हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक पार्ट 1 है ये। आप देख रहे हैं विज्ञान की 7th की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो बने रहे साथ। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सीटेट के लिए आपने टेक्स्ट बुक पढ़ ली होगी, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप मिस कर देते हो शायद, जो सीटेट में पूछता है। जैसे कि प्रीफेस हो गया, फॉरवर्ड हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, और यहीं पर लोग गलती करते हैं इन्हें ना पढ़ने की। आपको बुक पढ़नी है किस हिसाब से, एक टीचर के पर्सपेक्टिव से। टीचर हो आप, ऐसा समझ के बुक पढ़नी है। एक स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़नी है कि आप चैप्टर पढ़ लिए काम हो गया। अगर आप ये सारी चीज़ें करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर आपने शायद ध्यान दिया हो इस पर इससे बहुत ज़्यादा आ सकते हैं क्वेश्चन। 2019 में जुलाई के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे फॉरवर्ड से पूछे गए थे। सीधे सीधे मतलब एकदम साफ स्टेटमेंट लिखा हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं प्रीफेस। अब पहला पॉइंट है नॉन इवैल्यूएटिव बॉक्सेस। अब जो इवैल्यूएटिव बॉक्सेस होते हैं बुक में ब्लू कलर में दिए गए हैं, मूल्यांकन अपेक्षित जो बॉक्स होते हैं उसमें क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्टोरीज, स्ट्रेंज फैक्ट्स एंड अदर इंटरेस्टिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो जो मूल्यांकन अपेक्षित बॉक्स होते हैं उसमें ये सारी जानकारी दी हुई होती है। और ये किस लिए दी हुई होती है, क्योंकि सभी जो छात्र हैं उन्हें समान मौका नहीं मिल पाता है एडिशनल रीडिंग मटेरियल का। उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास चीज़ें नहीं होती, अतिरिक्त पठन सामग्री की कमी होती है इसी वजह से। ठीक है, तो इन्हें क्या करते हैं हम, नॉन इवैल्यूएटिव बॉक्सेस हैं, इनका टेस्ट नहीं लेते हैं, ना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ये सारी चीज़ें याद रखें। मगर याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2019 में ही, कि चिल्ड्रन आर मिस्चीवियस एंड प्लेफुल बाय नेचर। तो क्वेश्चन ये था कि चिल्ड्रन का नेचर पूछा था और उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए हुए थे। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना, तो वो जो कन्फ्यूजन होता है कि ये है या ये है, 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर आप बुक पढ़ के जाओगे तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होने वाला। तो चिल्ड्रन आर मिस्चीवियस एंड प्लेफुल बाय नेचर, तो इसी वजह से हमें क्या करना है, कॉशियस रहना है, ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है। किस में, जब अगर हम कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई भी कृति करा रहे हैं, तो उसमें हमें सावधान रहना है। तो ये इसका आंसर था, मिस्चीवियस एंड प्लेफुल बाय नेचर। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस भी वीडियो में मैंने प्रीफेस फॉरवर्ड कराया है, सब आप ईवीएस के 3rd की बुक, 4th की बुक, 5th की बुक एक बार जाके देख लें, उसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड है। भले ही आप पेपर 1 का दे रहे हो या पेपर 2 का दे रहे हो, ये पेडागॉजी या फिर समझ लीजिए पेडागॉजी ही हो गई एक तरीके से, कि आप एनसीईआरटी का एम समझ रहे हो कि बुक किस तरीके से लिखी गई है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब एक्सटेंडेड लर्निंग दी गई है बुक में। चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद एक ब्लू कलर के बॉक्स में एक्सटेंडेड लर्निंग दी गई है कि बच्चे ये भी कर सकें अगर उनके पास मौका है, समय है तो इन्हें भी क्या रखा गया है, नॉन इवैल्यूएटिव रखा गया है, मूल्यांकन अपेक्षित है, इनका भी हमें टेस्ट नहीं लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, कृतियाँ जो दी गई हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, जोड़ या फिर बदल सकते हैं। जो भी बुक में कृतियाँ दी गई हैं उन्हें हम जोड़ या फिर बदल सकते हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। आपके पास लोकली जो चीज़ अवेलेबल हो या जो चीज़ वहाँ पर फेमस हो, उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो कोई भी कृति या फिर उसे बदल सकते हो। अब इसके बाद क्या है, अब देखो एनसीईआरटी ने यहाँ बुक में क्लियर कर दिया है कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किसी बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा और आपको वो नहीं आ रहा, तो आपको ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए, क्या मना कर दोगे या फिर बोलोगे कि खुद ही तुम पता करके आओ? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चे को प्रॉमिस करना है कि आप उसका आंसर फाइंड करोगे और बाद में उससे डील करना है। ठीक है, तो ये इसका सबसे राइट आंसर होगा, सबसे
अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑप्शन होगा, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है तो। अब बुक में जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जो पात्र दिए गए हैं, वो कौन है? पहली 6वीं कक्षा में भी दिए गए थे, बूझो और पहेली। ठीक है, पूछ सकता है इनकेस कभी, तो इसीलिए कवर किया है मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है इसमें। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। अब पहला जो चैप्टर था वो किससे संबंधित था? न्यूट्रिशन एंड प्लांट से, पादपों में पोषण। ठीक है, अब यहाँ पर हम न्यूट्रिशन का मतलब समझ लेते हैं, पोषण का मतलब। अब पोषण का मतलब होता है कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना, मतलब भोजन को शरीर में ग्रहण करना और उसका इस्तेमाल करना। इसे ही हम क्या कहते हैं? पोषण। मतलब भोजन हम जो ले रहे हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भोजन में चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम शरीर में लेते हैं और जब हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है उसका इस्तेमाल करता है, उसको यूटिलाइज करता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब इसके बाद 2 विधियां हैं पादपों में, 2 मेथड्स हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन के। वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, स्वयं पोषण और विषम पोषण। अब स्वपोषण किसे कहते हैं? जब पौधे अपने भोजन के लिए, पौधे क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब मतलब कोई भी जीव जब अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर स्वपोषण। और जब दूसरे पर निर्भर होगा तो उसे हम कहेंगे विषम पोषण। ठीक है, उसे हम कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक स्वपोषण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब इसमें सबसे पहला आता है फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। अब हम सीखते आ रहे हैं 6वीं कक्षा से ही कि पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो अब वो कहाँ होता है ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हो ना, ये ही है जहाँ पर होता है पौधों में, उस जगह का नाम है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब फैक्ट्री में काम करने के लिए, है ना, मतलब कि जहाँ पर पत्तियों में जब बन रहा है, पत्तियों में अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बन रहा है वो बताना है आपको। तो फैक्ट्री में काम होने के लिए क्या कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरत क्या होती है? भोजन बनाने के लिए ज़रूरत किसकी होती है? सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है ना, मतलब सनलाइट की, जो किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। दूसरी क्या? वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, मतलब पानी एवं खनिज की ज़रूरत होती है, जो कहाँ से मिलते हैं पौधे को? रूट से मिलते हैं, जड़ों से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? रूट्स क्या करते हैं? जो जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, वो अवशोषित करती हैं, कहाँ से? मिट्टी से। अब तीसरी जो ज़रूरत होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? वातावरण से, जो एनवायरनमेंट होता है उससे मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे हमारे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी तरीके से पौधों पर भी, पत्तियों पर उनके छोटे छोटे रंध्र होते हैं। रंध्र मतलब होल्स जैसे होते हैं, और जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। उसी द्वारा पौधों को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही प्रोवाइडेड होता है, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। क्या किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये 3 चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर काम होता है। कहाँ पर काम होता है? नाम आपको बताना है कमेंट में। तो इससे क्या बनता है? मेरा फूड बनता है, या मतलब ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन और पानी उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, वाटर उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। और बना क्या मेरा? ग्लूकोज बना, और वो पौधों में, पादपों में, प्लांट्स में स्टोर होता है फ्रूट बन के, या फिर पोषण देने के लिए शरीर को उसके। तो ये जो मेरा ग्लूकोज बना, ये मेरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है ना। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है कार्बोहाइड्रेट है, ये मेरा। अब इसके बाद मंडयुक्त, कार्बोहाइड्रेट मतलब मंडयुक्त पदार्थ या फिर वसा। अब इसके बाद
अब इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो जितने भी जीव हैं वो प्रोड्यूसर्स पे निर्भर होते हैं, जो बनाने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जो पैदा करने वाली, उस पर निर्भर होते हैं। जैसे कि पौधों पर हम सभी निर्भर हैं। तो इसी वजह से जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, उनके लिए अल्टीमेट सोर्स क्या बन जाता है? सूर्य का प्रकाश ही हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा चरम स्रोत है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लीव्स अदर देन ग्रीन कलर ऑल्सो हैव क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमने पत्तियां देखी होंगी जिनके रंग हरे तो नहीं होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है? जी बिल्कुल नहीं, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, मगर क्या होता है, उसमें दूसरे रंगों की वजह से, उसमें दूसरे पिगमेंट्स की वजह से, दूसरे कलर्स की वजह से वो हमें क्लोरोफिल या फिर हरा रंग नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसी वजह से बट उसमें भी हमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं हम, कि अब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं प्रकाश संश्लेषण से पादपों में। अब इसके बाद हम क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं? नहीं ना, हम दूसरी भी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया। ये सारी चीज़ों के लिए हमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नहीं, और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें कैसे पूरी होती हैं? अब देखो, नाइट्रोजन जो है वो किस लिए ज़रूरी होता है? प्रोटीन्स बनाने के लिए। प्रोटीन भी खाना ज़रूरी है ना, तो इसी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं फर्टिलाइज़र्स पर। मतलब कि जब हम खेती करते हैं, खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, तो जो मिट्टी की उर्वरकता होती है, जो मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम इतनी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, तो सभी पौधे क्या कर रहे हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, है कि नहीं, खनिज ले रहे हैं। तो लेते लेते क्या होती है, उर्वरकता कम हो जाती है, उसमें जो खनिज है वो कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमें फर्टिलाइज़र्स डालने की ज़रूरत होती है। तो फर्टिलाइज़र्स डालने की ज़रूरत होती है, जिससे हम नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये सब, जब हम यूरिया डालते हैं, यूरिया में मेनली हम नाइट्रोजन ही डालते हैं, तो इसी वजह से ज़रूरी होता है वो। तो इसी प्रकार एक राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में। तो ये दो तरीके से पौधों की, पादपों की, प्लांट्स की नाइट्रोजन की नीड पूरी होती है। पहले होता है फर्टिलाइज़र, और दूसरा क्या होता है, राइजोबियम। ठीक है, इससे वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट में है बहुत नाइट्रोजन है, मगर क्या है, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। तो राइजोबियम क्या करता है, उससे कन्वर्ट कर देता है और यूजेबल फॉर्म में बना देता है, ताकि पौधों को मिल पाए। अब ये राइजोबियम कहाँ होता है, पेड़ों की जड़ों में होता है, पेड़ों की जड़ों में राइजोबियम होता है, और वो गैसियस नाइट्रोजन को, मतलब जो नाइट्रोजन है वायुमंडलीय, उनको क्या कर देता है, विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस दो तरीके से पौधों को नाइट्रोजन मिलता है। अब इसके बाद है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर विषम पोषण न्यूट्रिशन। अब इसके 3 प्रकार हैं। अब क्या क्या है, पैरासाइट्स होते हैं, इंसेक्टिवोर्स होते हैं, या फिर सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब परजीवी हो सकते हैं। अब जो हमने विषम पोषण पढ़ रहे हैं उसमें ये 3 प्रकार हैं। पहला क्या, परजीवी हो सकते हैं पौधे, या फिर कीट भक्षी हो सकते हैं, या फिर मृत जीवी हो सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते हैं। पैरासाइट मतलब परजीवी। अब ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पर ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब दूसरे पौधों से अपना पोषण लेते हैं। ठीक है, भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं पैरासाइट। अब जिसका एग्जाम्पल है कस्कूटा या फिर अमरबेल, ये सब जो आप देख रहे हो येलो कलर में, वो क्या है, अमरबेल है, और वो दूसरे पेड़ पर क्या हुआ है, लग गया है। ठीक है, उस पर लग जाता है, और फिर वो उसके अंदर अपनी जड़ें डालकर सब कुछ अवशोषित कर लेता है, जितनी भी उसे ज़रूरत होती है।
तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट या फिर परजीवी कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा प्रकार है इंसेक्टिवोर्स का या फिर कीटभक्षी। अब ऐसे पौधे जो अपनी ज़रूरतों के लिए क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, तो इसी वजह से उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोर्स। अब इंसेक्टिवोर्स जो होते हैं वो अपने नाइट्रोजन की कमी किससे पूरी करते हैं, कीटों से पूरी करते हैं। मतलब वो इंसेक्ट्स को खा के उन्हें क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है पिचर प्लांट या फिर नेपेंथीज या फिर घटपर्णी कहते हैं इसे, तो ये है उसी का इमेज। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको हम पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसको पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स भी क्यों कहते हैं। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस कौन से साइट पे हो रहा है, और इंसेक्टिवोर्स को पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स भी क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैप्रोफाइट्स या फिर मृत जीवी। तो ऐसे प्लांट जो न्यूट्रिशन लेते हैं डेड या फिर डिकेड मैटर से, जो मृत एवं विघटित जीव पदार्थों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब मृत जीवी। जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो गए हैं ना, अगर तो उस पर जो चीज़ ग्रो होगी, जैसे कि ब्रेड ख़राब हो गया है, ब्रेड जब ख़राब हो जाता है तो उस पर बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें लग जाती हैं, उस पर फंगाई लग जाता है, कवक लग जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं सैप्रोफाइट या फिर मृतजीवी। एग्जाम्पल है कवक, यीस्ट, छत्रक मतलब फंगाई, यीस्ट एंड मशरूम, ये सारे क्या है, मेरे मृतजीवी हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सिम्बायोसिस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान दें इस पर। सहजीवी संबंध, ठीक है। तो अब ये क्या है, देखो 2 तरीके के इसमें पौधे होते हैं या 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, एक क्या करेगा, आवास देगा और दूसरा क्या करेगा, पोषण देगा। तो वो दोनों क्या करते हैं, साथ साथ में रहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, या फिर सहजीवी संबंध। तो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, शेल्टर शेयर करेगा और दूसरा वाला क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स शेयर करेगा, तो उसे ही हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। लाइकेन है, लाइकेन सब नाम जानते होंगे शायद। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। तो जो शैवाल होता है, जो अलगे होता है, वो क्या करता है, वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो फंगाई होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, उससे पोषण देता है। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो फलीदारी पादप होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें जो प्लांट होता है वो उसका जो रूट होता है वो क्या कर रहा है, वो शेल्टर दे रहा है। किसको दे रहा है, शेल्टर मतलब आवास दे रहा है राइजोबियम को। उसके रूट में राइजोबियम रह रहा है ना, बैक्टीरिया रह रहा है, तो वो उसको क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, आवास मिल रहा है। और राइजोबियम इसके बदले में क्या दे रहा है, वो पौधों को न्यूट्रिएंट दे रहा है। कौन सा न्यूट्रिएंट दे रहा है, वो नाइट्रोजन दे रहा है। तो इसी वजह से ये भी क्या है, सिम्बायोसिस है, सहजीवी संबंध है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ये एक्सटेंडेड लर्निंग में दिया था फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें बताया था, क्वेश्चन भी बहुत सारे एक्सटेंडेड लर्निंग में पूछे गए होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप पढ़ कर जाएँ, उसका आंसर पता करके जाएं, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में पूछने के। ठीक है, अब जो लीव्स होते हैं वो बहुत पैटर्न में ग्रो होते हैं। क्यों पैटर्न में ग्रो होते हैं, तो उनका आकार अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्यों, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो पृष्ठभाग है वो बढ़ने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, मतलब जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा, ज़्यादा अवशोषित हो पाएगा। इसी वजह से वो अलग अलग प्रकार में उनकी वृद्धि होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर दें। मैंने देखा है कि आप आंसर्स नहीं देते हो। और फिर आपको फेसबुक पर आप
फॉलो कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस आप वहाँ पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो, और टेलीग्राम पर ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।